नमस्कार साथियों, शिक्षा संकल्प एसएस यूट्यूब चैनल पर मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। साथियों, हम लगातार क्लासेस चला रहे हैं। अभी 1-2 दिन में क्लासेस में थोड़ा गैप आ गया, कोई घरेलू कार्य होने के कारण। आज जो हमारा टॉपिक रहेगा वो इकोनॉमिक्स के संदर्भ के अंदर केंद्रीय बैंक कार्य और साख और इसका नियंत्रण। ये जो विद्यार्थी टॉपिक है, ये टॉपिक हर एक भर्ती में उपयोगी है। जैसे कि अगर मैं बात करूं तो संगणक के लिए स्पेशल हम चला रहे हैं, संगणक के लिए, और जूनियर अकाउंटेंट जो आगे भर्ती आ रही है उसके लिए, और कॉमर्स लेक्चरर की भर्ती उसके लिए, और सेकंड ग्रेड के अंदर सामाजिक का जो विषय रहता है उसके लिए, और थर्ड ग्रेड के अंदर सामाजिक विषय के अंदर ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है। इस बार अभी हाल ही के अंदर जो थर्ड ग्रेड जो अधीनस्थ बोर्ड एग्जाम करवा उसके अंदर भी ये क्वेश्चन नेशनल इनकम से पूछा गया था, और इसे भी क्वेश्चन बखूबी रूप से बनता है। तो हम लंबी चौड़ी बात न करते हैं, मुद्दे पर आते हैं। और जो आज हमारा टॉपिक है वो केंद्रीय बैंक कार्य और उसके साख और नियंत्रण। बहुत ही फैक्चुअल चीज़ें, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें, उनके बारे में मैं चर्चा करूंगा। और यहाँ से 101% क्वेश्चन आएगा, बखूबी रूप से आएगा क्वेश्चन। आपको संगणक में देखने को मिलेगा, और ASO, फर्स्ट ग्रेड कॉमर्स लेक्चरर और जूनियर अकाउंटेंट आदि जो इकोनॉमिक्स से संदर्भ रखती है भर्तियाँ, उनके अंदर ये क्वेश्चन आने लायक है और आता भी है। केंद्रीय बैंक, जो हम केंद्रीय बैंक के बारे में हम जब बात करते हैं तो विद्यार्थियों, हम जो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, इकोनॉमिक्स के अंदर केंद्रीय बैंक, नेशनल इनकम, तो माइक्रो और मैक्रो दो रूप से इकोनॉमिक्स को पढ़ी जाती है। माइक्रो समष्टि और व्यष्टि, समष्टि और व्यष्टि के रूप में जब माइक्रो छोटे रूप से हम जब पढ़ते हैं तो व्यष्टि, और बड़े रूप में जब पढ़ते हैं तो समष्टि। तो ये समष्टि का भाग है। समष्टि के भाग की जब हम बात करते हैं तो केंद्रीय बैंक, केंद्रीय बैंक को हम जानेंगे। केंद्रीय बैंक हमारे यहाँ भारत के अंदर केंद्रीय बैंक कौन है और विदेशों के अंदर केंद्रीय बैंक कौन रही है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। केंद्रीय बैंक की स्थापना कब हुई और केंद्रीय बैंक के क्या कार्य होते हैं। केंद्रीय बैंक की जब मैं बात करता हूँ विद्यार्थियों, तो केंद्रीय बैंक जो भारत के अंदर जो केंद्रीय बैंक है वो RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया केंद्रीय बैंक कहलाती है। और RBI के क्या क्या कार्य होते हैं, RBI किस प्रकार से मुद्रा का संकुचन करती है, मुद्रा के विस्तार को रोकती है, तो उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। मुख्य रूप से जो जो चीज़ें हैं मैं उनके बारे में बता रहा हूँ। केंद्रीय बैंक ये देश की अर्थव्यवस्था की बैंकिंग और मौद्रिक क्षेत्र को नियमित करती है। विद्यार्थियों और मेरे तमाम प्रकार के साथियों, जो जूनियर अकाउंटेंट की जो तैयारी कर रहे हैं विद्यार्थी, जो आर्ट्स से हैं, उनके लिए भी ये उपयोगी रहेगा। और जो थर्ड ग्रेड की तैयारी करते हैं, सामाजिक वाले स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए भी उपयोगी रहेगा। जो बैंकिंग और मौद्रिक क्षेत्र को नियमित करती है और नियंत्रित करने का ये कार्य केंद्रीय बैंक करती है। ये सभी बैंकों एवं वित्तीय संस्थाओं को निर्देश जारी करती है। जो भी बैंक है और वित्तीय संस्थान है उनको ये निर्देश जारी करती है। जैसे कि अगर हम देखें तो अमेरिका के अंदर फेडरल रिजर्व बैंक जानी जाती है, इंग्लैंड के अंदर बैंक ऑफ इंग्लैंड जानी जाती है, और भारत के अंदर जब हम केंद्रीय बैंक की बात करते हैं तो केंद्रीय बैंक RBI को केंद्रीय बैंक कहा जाता है। कि प्रत्येक देश की एपेक्स बैंक होती है, यानी कि उच्च स्तर की बैंक होती है केंद्रीय बैंक। जो भारत में जब हम बात करते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। सैमुअल्सन करके एक शास्त्री हुए, अर्थशास्त्री, जिन्होंने केंद्रीय बैंक को बैंकों का बैंक कहा, और इसकी जिम्मेदारी बताई कि मौद्रिक आधार की नियंत्रण की होती है। इसकी जिम्मेदारी ये होती है कि मौद्रिक जो भी मॉनेटरी सिस्टम होता है, जो पैसों से लेन देन संदर्भ में बातें होती है, वो RBI अपने अंडर रखती है, यानी कि केंद्रीय बैंक अंदर रखती है, उसको कंट्रोल नियंत्रण करती है। केंद्रीय बैंक को हमने मुख्य रूप से देखा कि अमेरिका के अंदर फेडरल रिजर्व बैंक, इंग्लैंड के अंदर बैंक ऑफ इंग्लैंड, और भारत के अंदर जब हम केंद्रीय बैंक की बात करते हैं तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जानी जाती है। केंद्रीय बैंक के क्या क्या कार्य हो सकते हैं। करेंसी का निर्गमन, करेंसी जो हमारे यहाँ पैसे चलते हैं, जहाँ हर एक देश के अंदर जो पैसे चलते हैं उनका निर्गमन, उनको इशू करती है, उनको जारी करती है। और बैंकों का नियंत्रण करती है, यानी बैंकों का नियंत्रण करती है। बैंकों की बैंक होती है, यानी सबसे बड़ी बैंक होती है, और बैंकों को कंट्रोल इसके द्वारा ही किया जाता है। और ये मुख्य रूप से सरकार का बैंकर होती है, और सलाहकार एडवाइस भी सरकार को RBI देती है। हम मुख्य रूप से केंद्रीय बैंक RBI की यहाँ बात करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय विनिमय कोषों का ये संरक्षण करती है। इंटरनेशनल जो भी एक्सचेंज होते हैं, जो फंड होते हैं, विनिमय का मतलब एक्सचेंज करना, यानी कि एक दूसरे को लेन देन की जो प्रवृत्ति होती है, विनिमय होता है, उन कोषों को, उन फंडों को ये संरक्षण करती है। उनकी किस प्रकार से उन्हें जारी करना है, किस प्रकार के उनको सुरक्षित रखना है, ये सब काम RBI के होते हैं। बिल्कुल ये अंतिम ऋणदाता है। अंतिम ऋणदाता मतलब मुख्य रूप से RBI बैंक ही सबको लास्ट में अंतिम रूप से ऋण देती है सभी बैंकों को। केंद्रीय समाशोधन, जैसे समाशोधन का मतलब क्लियरिंग, कभी ऐसी कई चीज़ें होती है जो पैसों का लेन देन को क्लियरिंग कराना, बिना कैश, बिना चेक से कैसे क्लियरिंग की जाती है, वो तमाम बातें केंद्रीय समाशोधन के अंदर होता है। साख का नियमन नियंत्रण RBI करती है। साख जो उधार
देने की जो प्रवृत्ति होती है आरबीआई बैंक तमाम प्रकार के व्यापारिक बैंकों को उधार देती है, उनका नियमन बनाना और उनको नियंत्रण करना, रेगुलेशन, रूल्स एंड रेगुलेशन बनाते और उनका कंट्रोल करती है। मुख्य रूप से जब हम बात करें तो आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। विद्यार्थियों, मैं छोटा वीडियो बनाऊंगा और मुख्य रूप से सब बातें बता दूंगा। छोटा वीडियो बनाने से ये रहता है कि हम छोटे छोटे वीडियो को आराम से पढ़ सकते हैं और हमारा रिवीजन भी हो जाता है। तो आरबीआई की जब स्थापना हुई थी ये 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। इसकी ऑफिस कलकत्ता के अंदर थी। 1937 के अंदर मुंबई में इसको ट्रांसफर कर दिया गया और 1949 के अंदर आरबीआई का मुख्य रूप से राष्ट्रीयकरण, नेशनलाइजेशन हो गया। तो याद रखना है कि 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना, जब उसकी ऑफिस कलकत्ता में थी। 1937 को मुंबई में इसका ट्रांसफर हो गया और 1949 में पूर्ण इसका राष्ट्रीयकरण हो गया। तो अब मुख्य रूप से जो आरबीआई के कार्य हैं उनको हम एक को पढ़ते हैं। करेंसी का निर्गमन करना। भारत में नोटों का निर्गमन आरबीआई करती है और नोट जारी करने का जो पूरा कार्य है वो आरबीआई का। हम ये जानते हो, हम ये समझते हो कि हमारे पास मशीन है, हम नोट यूं ही छापते रहे, बहुत सारे नोट छापते रहे। नहीं, नोट छापने की एक प्रणाली होती है, उसके बारे में हम जानते हैं। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। न्यूनतम कोष प्रणाली। हमारे दिमाग के अंदर ये होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम नोट छापें। नहीं, नोट छापने की प्रक्रिया होती है, प्रोसेस होती है, उस प्रोसेस को अपनाना होता है। न्यूनतम कोष प्रणाली का उपयोग करना होता है। तो कुल मुद्रा की एवज में न्यूनतम कोष आरबीआई को अपने पास जमा रखना होता है। आरबीआई अपने मुद्रा को छापने के लिए आरबीआई को क्या करना, कुल मुद्रा के एवज में आरबीआई अपने पास कुछ जमाए रखती है और जमाए रखने के बाद ही वो नोट छाप सकती है। तो उन जमाओं को किस प्रकार से रखा जाता है उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। 115 करोड़ का सोना रखा जाता है और 85 करोड़ की विदेशी प्रतिभूतियां यानी कि विदेशों से ली गई सिक्योरिटीज होती है, ऐसे प्रपत्र होते हैं, उन्हें रखना होता है। फिर नोट जारी कर सकते हैं और ये प्रणाली 1956 से प्रारंभ हुई थी। तो गौर करें साथियों, 115 करोड़ का सोना एक तरफ रखना पड़ेगा और 85 करोड़ की विदेशी प्रतिभूतियां रखने के बाद ही आप नोट जारी कर सकते हो और ये प्रक्रिया 1956 से हुई थी। तो करेंसी का निर्गमन इस प्रकार से होता है। ये बैंकों का बैंक होता है और नियंत्रण करता होता है। प्रश्न आ सकता है, बैंकों का बैंक आरबीआई होती है, केंद्रीय बैंक होता है। आरबीआई व्यापारिक बैंकों के वित्तीय कार्य पर नियमन करती है। जो व्यापारिक बैंक होते हैं जैसे एसबीआई है वगैरह है, जो नीचे पंजाब नेशनल बैंक, जो आरबीआई से नीचे जुड़े हुए हैं, उन बैंकों के वित्तीय कार्य, जो उनके फाइनेंशियल कार्य होते हैं, जो एक वर्ष के अंदर जो वित्तीय कार्य किए जाते हैं, उन पर नियम बनाती है और उनका नियंत्रण करती है। व्यापारिक बैंकों को अपनी कुल जमाओं का फिक्स कुछ प्रतिशत भाग केंद्रीय बैंक के पास रखना पड़ता है और आरबीआई दिशा निर्देश जारी करती है और बैंक विवाद सब आरबीआई क्लियर करती है, इसलिए इसे नियंत्रण करता भी कहा जाता है। व्यापारी बैंकों को कुछ अपने कुल जमाओं का फिक्स प्रतिशत भाग केंद्रीय बैंक के पास रखना होता है और इसलिए केंद्रीय बैंक को बैंकों का बैंक कहा जाता है। आरबीआई ही दिशा निर्देश, डायरेक्शन वगैरह आरबीआई जारी करती है और बैंक विवाद के जो भी निपटारे हैं वो आरबीआई जारी करती है और तमाम प्रकार के व्यापारिक बैंकों को अपना कुल जमाओं का कुछ हिस्सा आरबीआई के पास रखना पड़ता है, इसलिए बैंकों का बैंक है और नियंत्रण करता है। ये सरकारी बैंकर है, एजेंट है और सलाहकार है। कौन? आरबीआई बैंक। आर्थिक विकास हेतु ये सलाह देती है, जैसे जो सरकारें बनती है उन सरकारों को इकोनॉमिक एडवाइस देती है, किस प्रकार से आर्थिक विकास हो सकता है, मुद्रास्फीति को किस प्रकार रोका जा सकता है, किस प्रकार घटाया जा सकता है, उन तमाम चीज़ों की सलाह देने का कार्य आरबीआई का होता है। सरकार की ओर से धन जमा जरूरत पड़ने पर सरकार की तरफ से भुगतान करती है, सरकार की ओर से धन जमा करती है और जरूरत पड़ने पर सरकार की ओर से भुगतान करती है। देश की मौद्रिक नीति, देश को किस प्रकार से मौद्रिक नीति पर चलाना है, तो वो सब कार्य ये सब आरबीआई का है और समय समय पर मौद्रिक नीतियां आरबीआई जारी करती रहती है। जिस प्रकार से हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 500 रुपये और 1000 रुपये के नोटों को बंद किया था, तो वो सब सलाह मशवरा आरबीआई से करके ही किया था। किस प्रकार मौद्रिक नीति को रोकना है, किस प्रकार से काला धन आया है उसे किस प्रकार रोका जाए, ये सब आरबीआई के दिशा निर्देश होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय विनिमय कोषों का संरक्षण आरबीआई करती है। अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल फंड से हमारे विनिमय कोष, जो एक्सचेंज ऐसे बॉन्ड आते हैं, उन कोष जो फंड होते हैं उनको किस प्रकार से उनका विदेशी विनिमय कोषों का संरक्षण करना है, ये सब आरबीआई का काम होता है। विभिन्न स्रोतों से प्राप्त विदेशी मुद्राओं को किस प्रकार से जमा करना है, हम विभिन्न स्रोतों से हमें विदेशी मुद्राएं प्राप्त होती है, उनका किस प्रकार से जमा करना है, उन पर क्या क्या नियम अपनाने, ये भी सब आरबीआई के काम होते हैं। विदेशी मुद्रा की तुलना में घरेलू मुद्रा को विनिमय दर को स्थिर बनाए रखने का काम आरबीआई का होता है। विदेशी जो मुद्रा होती है उसकी तुलना में जो हमारी घरेलू डोमेस्टिक जो हमारी करेंसी है उनको किस प्रकार से विनिमय करना है, उनको किस प्रकार से फिक्स रखना है, कैसे स्थिर बनाए रखना है, इन सब का काम आरबीआई का होता है। तो साथियों, इसमें हमने बहुत ही महत्वपूर्ण चीजें सीखी हैं और ये ऑथेंटिक किताबों से लिए गया मैटर है और यहाँ से बिल्कुल प्रश्न बनता है।
अब जो हमारा अंतिम बिंदु है केंद्रीय समाशोधन, यानी कि किस प्रकार से ये सेंट्रल लेवल पर क्लियरिंग करती है। तो आरबीआई व्यापारिक बैंकों के नकद कोष, जो व्यापारिक बैंक होते हैं उनके जो भी नकद कोषों का संरक्षण करती है, तो संरक्षक होने के कारण अपने अधीनस्थ बैंकों के लिए समाशोधन बैंक का कार्य करती है। और व्यापारिक बैंकों के आपसी लेन देन जो होते हैं उनको केंद्रीय बैंक के माध्यम से बिना नकद राशि भुगतान किए ही खातों के माध्यम से उनका क्लियरिंग कर लेती है। जो व्यापारिक बैंक से जो आपसी लेन देन होते हैं बिना नकद रुपए दिए ही एकदम क्लियरिंग कर लेंगे, उनके खातों में पैसे आ जाएंगे। और व्यापारिक बैंकों को जो जो उपयोगिता होगी वो सब केंद्रीय बैंक का कार्य होगा। केंद्रीय बैंक उनकी उपयोगिता है, उनकी इच्छाओं के अनुसार कैसे पैसों को उनको जमा करवाना है, नकद कोष दिए बिना ही वहाँ बैठी ही अपने ऑफिस में बैठी ही आरबीआई बैंक वहाँ कई पैसों का ट्रांसफर कर लेती है। तो इस प्रकार की व्यवस्था आरबीआई बैंक करती है। ये साख का नियमन और नियंत्रण करती है। साख का मतलब होता है क्रेडिट होता है, जैसे कि कई उपभोक्ताओं को पैसा उधार चाहिए तो ये से एक साख होती है। उन साखों को ये डायरेक्टली एक उपभोक्ता सीधा बैंक के पास, आरबीआई के पास नहीं जाता। आरबीआई बैंक तमाम प्रकार के अपनी छोटी छोटी जो व्यापारिक बैंक है उन्हें पैसा देती है, फिर उनका नियमन, रूल्स और रेगुलेशन बनाती है, अलग अलग बैंक रेट बनाती है, किस प्रकार से बैंक रेट होगी, क्या होगी, व्यापारिक दरें तय की जाती है और फिर वो बैंक के आगे उपभोक्ताओं को ऋण प्रदान करती है। तो ये इन साख का नियमन और नियंत्रण आरबीआई करती है। साख का विस्तार, किस प्रकार से साख को बढ़ाना है और किस प्रकार से जो पैसा ज़्यादा अगर आ गया है और ऋणी है, जिसने पैसा लिया है वो ज़्यादा अमीर हो रहा है, तो उसको किस प्रकार से नीचे लाना है, उनका संकुचन करके बैंक रेट ज़्यादा बढ़ाकर, बैंक रेट जो ही ज़्यादा बढ़ेगी तो ज़्यादा उपभोक्ता लोन नहीं लेंगे, तो उनका संकुचन भी करना इसका ही कार्य है। केंद्रीय बैंक मौद्रिक नीति का उपयोग करती है और उन मौद्रिक नीति से 100% यहीं से सवाल बनता है, मौद्रिक नीति का किस प्रकार से उपयोग किया जाता है। तो मौद्रिक नीति का 2 प्रकार से केंद्रीय बैंक उपयोग करती है और मुद्रास्फीति जिस प्रकार फैल रही है उन्हें किस प्रकार से रोकना है, साख का कैसे नियमन करना है, कैसे संकुचन है उन्हें नीचे लाना है, विस्तार हो रहा है तो उसको आगे बढ़ाना है, किस प्रकार से करते हैं। तो ये 2 प्रकार से करती है, मात्रात्मक उपाय से और गुणात्मक उपाय। मात्रात्मक उपाय के अंदर बैंक दर की नीति होती है, बैंक रेट होती है, किस प्रकार को हम आगे विस्तारित अगले वीडियो में पढ़ेंगे। और खुले बाजार की क्रिया, बाजार के अंदर ओपन मार्केटिंग क्रिया की जाती है। सीआरआर कैश रिजर्व रेशियो, उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। एसएलआर स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशियो, तरलता अनुपात होता है। इस प्रकार ये मात्रात्मक उपाय के अंदर ये जाने जाते हैं। और गुणात्मक उपाय की जब हम बात करते हैं तो चयनात्मक साख कंट्रोल, चयनात्मक साख कंट्रोल को अपनाया जाता है। साख की राशनिंग की जाती है, नैतिक दबाव बनाए जाते हैं, प्रचार, प्रत्यक्ष कार्रवाई। तो प्रश्न यहाँ से बन सकता है मात्रात्मक उपाय में किन्हें शामिल किया जाता है, तो बैंक दर नीति को मात्रात्मक उपाय में शामिल किया जाता है। खुले बाजार की क्रियाएं सीआरआर एसएलआर, यानी कि साख का विस्तार करना है, संकुचन करना है, तो निम्न प्रकार की आरबीआई बैंक विधियां अपनाकर उनका संकुचन विस्तार करती है। तो मात्रात्मक उपाय के अंदर बैंक दर नीति यानी बैंक रेट तय की जाती है, खुले बाजार की ओपन मार्केटिंग क्रिया की जाती है, एक्टिविटीज की जाती है। सीआरआर कैश रिजर्व रेशियो रखा जाता है, इसके बारे में मैं आगे बात करूंगा, कैश रिजर्व रेशियो क्या है और एसएलआर क्या है, स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशियो क्या है, इनके बारे में मैं मुख्य रूप से एक अलग वीडियो बना के चर्चा करूंगा। और गुणात्मक उपाय जब आरबीआई करती है जो साख की विस्तार और संकुचन को रोकने के लिए चयनात्मक साख कंट्रोल की विधि अपनाती है, साख की राशनिंग करती है, नैतिक दबाव एक बनाया जाता है, एथिक्स प्रेशर बनाया जाता है, इस प्रकार से प्रचार प्रसार कर इनको विस्तार या इनका संकुचन किया जाता है मुद्रा का, और प्रत्यक्ष कार्रवाई कर आरबीआई बैंक करती है। तो ये मुख्य रूप से एक केंद्रीय बैंक की शब्दावली थी और इनका जो मात्रात्मक उपाय और गुणात्मक उपाय इनके बारे में मैं अगले वीडियो में करूंगा। तो एक प्रश्न ये भी बन सकता है कि आरबीआई बैंक साख का विस्तार और संकुचन गुणात्मक उपाय से करती है, निम्न में से नहीं है। तो चयनात्मक उपाय, साख राशनिंग, नैतिक दबाव और खुले बाजार की क्रिया। तो खुले बाजार की क्रिया गुणात्मक उपाय में नहीं है, ये मात्रात्मक उपाय में है। इसके बाद अगला जो वीडियो आएगा मैं उसमें मुख्य रूप से मात्रात्मक उपाय, गुणात्मक उपाय के बारे में चर्चा करूंगा। यहाँ से प्रश्न डायरेक्टली बनता है। धन्यवाद साथियों। और अंतिम रूप से मैं कह रहा हूँ कि मैं इकोनॉमिक्स के भी आगे और वीडियो ला रहा हूँ, संगणक के भी मैं वीडियो आगे लेके आ रहा हूँ। धन्यवाद साथियों।